दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन की समस्त तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री ने अगले वर्ष मार्च तक एक व्यापक सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा। संबंधित हितधारकों को तटबंधों की निगरानी, निकासी और स्थायी आश्रयों सहित उचित उपाय करने का दिया निर्देश। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में पशुपालन से संबंधित सलाहकार समिति की अंतर स्तर की बैठक। श्रीनगर में आयोजित बैठक में देश में पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। मोबाइल इकाइयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर भी दिया गया जोर। खाद्य तेलों के मूल्य में और कटौती करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक संघों के साथ सरकार की दूसरी बैठक। वैश्विक स्तर पर कीमतों में 150 से 200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की गिरावट। खाद्य तेल के मूल्य में कमी से मुद्रास्फीति भी घटने की उम्मीद। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम कर रहा है बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती। वर्तमान में एफसीआई ने वर्ष 2022 में श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के 5,159 पदों को किया विज्ञापित। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी मानसून में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने देश की बारहमासी बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा के दौरान जान माल के नुकसान में कमी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग 5 दिनों के लिए वर्षा और बाढ़ का पूर्व अनुमान दे रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इसे अगले मानसून तक 7 दिनों के पूर्वानुमान तक विस्तारित किया जाएगा ताकि बाढ़ प्रबंधन में और भी सुधार किया जा सके। गृह मंत्री ने अगले वर्ष मार्च तक एक व्यापक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ के पूर्व अनुमान और जल स्तर में वृद्धि के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम में अनुमानित नदी के स्तर की निगरानी प्रति घंटे के आधार पर की जानी चाहिए। श्री शाह ने सभी संबंधित हितधारकों से बाढ़ से पूर्व तटबंधों की निगरानी, निकासी और स्थायी आश्रय सहित उचित उपाय करने को कहा। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने श्रीनगर में शुक्रवार को अपने मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति के अंतर सत्र बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन, सांसद और संसद सलाहकार समिति के सदस्य भी शामिल हुए। सलाहकार समिति ने मोबाइल इकाइयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने एवं देश में टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत में पशुधन और कुक्कुट पालन करने के लिए व्यापक संसाधन मौजूद हैं जो कि ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने कहा कि इसलिए हमारे विभाग को पशु रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी लाने के लिए बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि करने का संकल्पित प्रयास करना चाहिए। सांसदों ने विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए की जाने वाली कोशिशों की सराहना की। खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों में गिरावट का रुख बरकरार रखने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और
इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन सहित प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक आयोजित की। इस बैठक में वैश्विक मूल्यों में लगातार गिरावट को देखते हुए खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में और कटौती करने के बारे में चर्चा की गई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 1 महीने में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई ये दूसरी बैठक है। उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों के वैश्विक मूल्यों में 150 से 200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की गिरावट आई है। ये भी जानकारी दी कि उन्होंने खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में काफी कमी की है और वो जल्द ही इन खुदरा मूल्यों को और भी कम कर देंगे। हालांकि खुदरा बाजार में इसका प्रभाव पड़ने में समय अंतराल एक महत्वपूर्ण कारण है, फिर भी खुदरा मूल्यों में जल्द ही कमी आने की उम्मीद है। इससे पहले भी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने प्रमुख खाद्य तेल संघों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था और 1 महीने में कुछ प्रमुख ब्रांडों के रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल के अधिकतम खुदरा मूल्यों में 5 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इसी प्रकार सरसों तेल और अन्य खाद्य तेलों के मामलों में भी इसी तरह की गिरावट दर्ज हुई है। तेल की कीमतों में ये कमी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किए जाने के कारण हुई है। उद्योग प्रतिनिधियों ने तब ये सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी होने का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से दे दिया जाए। अगली खबर, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में एक भारतीय खाद्य निगम FCI हाल के वर्षों में प्रमुख नियोक्ताओं में से एक रहा है, जो प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करते हैं। भारतीय खाद्य निगम की भर्ती प्रक्रिया केवल ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से संचालित की जाती है और रोजगार समाचार के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रीय स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक रूप से विज्ञापित भी की जाती है। चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है और पूरी तरह से योग्यता के आधार पर ही होता है। वर्तमान में FCI ने वर्ष 2022 में श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के 5,159 पदों को विज्ञापित किया है। भर्ती प्रक्रिया में 11.70 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। और खरीफ सीजन में सोयाबीन एक प्रमुख तिलहन फसल है। देश के कई राज्यों में इसकी बुआई प्रमुखता से की जाती है। देश के कई क्षेत्रों में इसकी बुआई जून माह में शुरू हो जाती है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन के बीज की तैयारी को लेकर सलाह जारी की है, ताकि सोयाबीन फसल की लागत को कम किया जा सके और अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके। कृषि विभाग के अनुसार सोयाबीन के बीज को हर वर्ष बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका एक बार बीज बदल दिया गया तो उसके बीज के उत्पादन को आगे आने वाले 2-3 वर्षों तक बुआई के काम में लिया जा सकता है, जिससे फसल के उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही उत्पादन में कमी आती है। इसीलिए किसान उपलब्ध बीज की सफाई एवं स्पाइरल सीड ग्रेडर से ग्रेडिंग कर बीज बुआई के काम में इसको ला सकते हैं। भारत का ऋषि और कृषि यहाँ की संस्कृति का आधार रहे हैं। वैदिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित रही है, जिसे पंचकाव्य खेती कहते हैं। श्री कृष्णायन गौशाला उत्तराखंड की देसी गायों की सबसे बड़ी गौरक्षाला है, जहां गायों को गौशाला के वृत्त सन्यासी आश्रय भी देते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ये गौशाला भारतीय वैदिक कृषि परंपरा को बढ़ाते हुए देसी गौवंश पालन के जन जागरण अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। आइए देखते हैं ये बेहद खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास सबलगढ़ गांव है, जहां पर 50 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती की जाती है और इस देशी खेती की जिम्मेदारी जो है वही कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के सन्यासी द्वारा की जाती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण जो समाज में एक व्यक्ति के विकास के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक क्षमता और ऊर्जावान बनाने के लिए उनका यह समर्पण बहुत ही सराहनीय है। कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। भारतीय ऋषि कृषि देसी गाय पर आधारित कृषि व्यवस्था है। देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, घी, दूध और दही उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी की क्वालिटी, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। वैदिक कालीन कृषि पारंपरिक कृषि विद्या है, जिसमें जैविक खादों के समुचित
के साथ खगोलीय पिंडों विशेषकर चंद्रमा की परिभ्रमण के आधार पर कृषि क्रियाओं को संचालित किया जाता है। प्राचीन पद्धति के अनुसार अगर चंद्र चरण के अनुसार फसलों की बुआई करें तो अच्छी उपज मिलती है, जिसका मानव जीवन पर ज्योतिषीय तथा मानसिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन कृषि की विभिन्न विधाओं जैसे वैदिक खेती, अग्निहोत्र कृषि, प्राकृतिक खेती भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा अथक प्रयास से विकसित किया गया था और ये बताया गया था कि जिस तरह से मनुष्यों के विभिन्न कार्यों के लिए पांचांग की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से फसलों की भी पांचांग होते हैं, जिसकी सहायता से किसान को अपनी कृषि क्रियाओं को संचालन करनी चाहिए, क्योंकि अनाज मानव के शरीर और मन को प्रभावित करता है। भारत को और भी अधिक समृद्ध विकसित बनाना है तो अपनी वैदिक संस्कृति और संस्कार को समझना आवश्यक है। पूरे समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो हमारे वैदिक परंपरा है, जो ऋषियों ने कृषि के माध्यम से हमें मौलिक मूलभूत स्वरूप है उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे अभी कोविड आया तो उसमें हम लोग तुलसी का अर्क पी करके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, एलोवेरा का रस पी करके इम्यूनिटी को बढ़ाए। आप जब तक देसी परंपरा को लागू नहीं करेंगे, अपने घर में तुलसी, शंख, चक्र, गदा और गौ आपके घर में यदि है तो आप समाज में सबसे समृद्ध व्यक्ति के रूप में आने वाले समय में आप गिने जाएंगे, माने जाएंगे। वैदिक विज्ञान में कृषि की संकल्पना एक चक्र के रूप में दिखाई गई है। इस चक्र में भूमि, पशु और मनुष्य तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते थे और इन तीनों से यह कृषि चक्र पूरा होता था। इस चक्र में मनुष्य पशु का पालन करता था, पशु भूमि का पालन करते थे और वह भूमि मनुष्य का पालन करती थी। हमारे ऋषि मुनि वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए ऋषि कृषि में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण रखी जाती थी। इस विधि से पौधा अधिक समय तक मिलता रहे। इस विधि से पौधारोपण से कीट लगने की संभावना भी कम हो जाती है तथा फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग जंगलों में, खेतों में, बीहड़ में आकर के जमीन को सुधार करके कृषि के उत्पादन के योग्य बनाए और उसमें ऑर्गेनिक खेती करके आपको बताया कि गन्ने की खेती हम लोगों ने किया है, जिससे आपने खा कर के भी देखा, उसे हम लोग भी खाए तो वो उसमें जो मिठास है वो एक अलौकिक है, एक अत्यंत दिव्य है। आपको मैंने बताया पुदीने का, आपको मैंने बताया पुदीने का जो वहाँ पे इतने अधिक मात्रा में उसका तत्व है कि वो पुदीना से हम अपने मानसिक खाली उसको सुगंध भी लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेकर के हृदय चक्र तक उसे हमें पुष्ट कर देता है, हिष्ट कर देता है। आप धनिया को देखेंगे, अपने मूली को देखा, गौ माता के गोबर से, गोबर और मूत्र से खाद का निर्माण करते हैं और उसी खाद को इस भूमि पे डाल करके उसे बोने योग्य बनाते हैं और फिर उसी में बीज डाल करके खेती का हम लोग स्वरूप प्रदान करते हैं जिसमें फल को प्राप्ति होती है। वर्तमान में अग्निहोत्र कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिसमें यज्ञ की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। सूर्य की पहली किरण के साथ देसी घी का हवन विशिष्ट यज्ञ पात्र में जलती गोबर के कंडे में दी जाती है, जिसके द्वारा वायुमंडल और वातावरण में प्रकृति की स्वाभाविक शक्तियाँ एवं मंत्र शक्ति से सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होने वाली उच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और उसी यज्ञ भस्म का छिड़काव करने से भूमि की उर्वरक शक्ति में गुणात्मक सुधार होता है, जिससे मनुष्य, गौ और बीज के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कृषि उर्वरता का अद्भुत विकास होता है। रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी को हो रहे नुकसान, मनुष्य में आ रही शारीरिक, मानसिक और वैचारिक गिरावट से अपने प्राचीन कृषि विज्ञान को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता हो गई है। कृष्णायन देसी गौशाला के जो सन्यासी हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ये तमाम फ्रूट्स और सब्जियों की। आप देखिए उस गंगा नदी के किनारे में दो देसी गाय आ रही हैं झुंड बना के। उसी देसी वो सारे की सारी गाय कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला की ही गाय हैं, जो गौशाला में यहाँ पे रहती हैं 3000 की संख्या में। उनकी जो गोबर है और उनका यूरिन है उससे ही इस खाद के रूप में वो इस्तेमाल की जाती है तमाम खेतों में। कैमरा पर्सन हरीश के साथ किरण शाह, DD न्यूज, हरिद्वार। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो खातेगांव मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं मालपुरा और रसडा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 1 जून को मूंग का भाव रहा 7,271 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके भाव में 130 रुपए की तेजी आई और भाव 7,401 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 जून को मूंग 7,850 रुपए क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 1 जून को यहां मूंग का भाव था 6,525 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 6,325 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की रसडा मंडी में 1 जून को मूंग का भाव रहा 7,960 रुपए क्विंटल। 2 जून को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,950 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन रहने की संभावना है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। आपको बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू रबी विपणन मौसम 2023 और 24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मैट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मैट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मैट्रिक टन अधिक है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रखा है, जिससे 21.27 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121.27 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, वहीं मध्य प्रदेश से 70.98 लाख मैट्रिक टन और हरियाणा से 63.17 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। वहीं बात धान सरकारी खरीद की करें तो इन दिनों धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन मौसम 2022 और 23 की खरीफ फसल के दौरान 30 मई तक 385 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीद की जा चुकी है। हालांकि अभी 110 LMT धान की खरीद बाकी है। इसके अलावा खरीफ विपणन मौसम 2022 और 23 की रबी फसल के दौरान 106 LMT चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वहीं केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 579 LMT है, यानी गेहूं 312 LMT और चावल 267 LMT से अधिक स्टॉक में उपलब्ध है। फिलहाल देश में खाद्यान्न की स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतोषजनक है। देश में शहद का उत्पादन एवं कारोबार तेजी से विस्तार ले रहा है। भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 1.33 लाख टन से ज्यादा शहद का उत्पादन करता है। देश में मीठी क्रांति की बढ़ती संभावनाओं से किसानों को जोड़कर उनके आर्थिक तरक्की के लिए SKN कृषि विश्वविद्यालय जवनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विश्व मधुमक्खी दिवस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। देखते हैं उपी यादव की ये खास रिपोर्ट।
देश में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मीठी क्रांति के जरिए शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और कारोबार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की प्रेरणा से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि कॉलेज जोबनेर में विश्व मधुमक्खी दिवस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि मीठी क्रांति किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसके लिए ICAR द्वारा हनी बी एंड पॉलिनेटर HB&P परियोजना व राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड काम कर रहा है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स, जिसके 25 केंद्र अक्रॉस दी कंट्री काम कर रहे हैं, वो स्थापित है। 1980 के बाद काम कर रहा है वो, अभी वो वर्तमान में IRI के अंदर है। इसके अतिरिक्त आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पास एक फुल फ्लैज नेशनल बी बोर्ड है, मिशन है, नेशनल मिशन ऑन हनी। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए कौशल दक्षता से युक्त वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन हो, इस पर हमारा खास ध्यान है। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन। उसका कैसे आगे वो बढ़े और उसके अंदर कैसे प्रगति आए, उसी के अनुरूप पूरा रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग और टेस्टिंग, साइंटिफिक बी कीपिंग, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, उसका ढांचा देश में तैयार किया जा रहा है और प्रगति पर है। SKN कृषि कॉलेज जोबनेर के अधिष्ठाता डॉक्टर BL जाट ने कहा कि फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में परागण की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे पूरा करने में मधुमक्खियों का अहम रोल है। आज के टाइम पे बी कीपिंग को बड़े एक कंपोनेंट MIDH में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक कंपोनेंट के रूप में काम में लिया जा रहा है, क्योंकि इसका कहते हैं कि हनी के साथ साथ में इससे 40 टाइम से एक्स्ट्रा जो इसकी वैल्यू है वो पॉलिनेशन के अंदर है। इसको एज ए स्वीट रेवोल्यूशन नाम से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने इसको एक स्वीट रेवोल्यूशन का नाम भी दिया है। इस अवसर पर नाहेब के परियोजना प्रभारी डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक संतुलन के लिए मधुमक्खियों का संरक्षण बेहद जरूरी है। धरती से बीज लुप्त हो जाए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हमारा सिर्फ कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। तो इतनी महत्ता वाली जो जीव है, हमको उसके संरक्षण की जरूरत है। बहुत सारी इसकी प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई है। कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन की प्रेरणा मिलती है। उत्पादन जो की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सकता है, तो हमें किसानों को तो बताने की आवश्यकता है। ऐसी कार्यशालाएं आयोजित कराने से हमें बहुत लाभ भी मिलेगा और साथ ही इन मधुमक्खियों को बचाया भी जा सकता है। तो इसके लिए और मैं तो विशेष तौर से वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के समन्वयक व रेडी प्रभारी डॉक्टर BS बधाला ने कहा कि रेडी छात्रों की अथक मेहनत से कार्यक्रम सफल रहा। कार्यशाला से उद्यमशीलता को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। ये सारी शक्ति बता रही है, इतनी शक्ति कि आज इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। रेडी स्टूडेंट हर समय इसमें अच्छे पोस्टर बनाए। हमारे MSc के स्टूडेंट भी बना सकते हैं, हमारे PhD के स्टूडेंट भी बना सकते हैं। यहाँ कहाँ कमी है ढूंढना पड़ेगा। रेडी वाले विद्यार्थियों की भी एग्जाम में एग्जाम रहती है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के शिल्पकार व कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की संकल्पना की प्रतीक इस बहुपयोगी कार्यशाला में स्नातक, स्नातकोत्तर व PhD के अलावा विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालयों के 1438 विद्यार्थियों व प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और मधुमक्खी पालन से प्रेरित होकर उद्यमशील बनने की प्रेरणा ली।
मधुमक्खी पालन और राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत भारत सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एक ओर जहां मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया गया, वहीं दूसरी ओर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ शहद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार से जोड़ने की संभावनाओं पर चिंतन मनन किया गया। मोपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर। खास खबर में ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना में 238 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना पर स्थिति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने रेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना भी किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर में घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान 22 जून को वहां की संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मुस्लिम लीग से जुड़े बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए आतंकी उसामा जी थे, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था। अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इस बार ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।